हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको समझेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे इस बुक का, या फिर हम लोग बोलो कि हम लोग के क्लास 10th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना आपका बीपीटी थ्योरम, हम लोग उस थ्योरम को भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जो आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले क्या करते हैं बच्चे, पहले हम लोग ना कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको भी पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है ना कि यहाँ पर ना हमको ना एक फिगर गिवन है, फिगर 5 गिवन है। ये बोला जा रहा है ना कि बताइए इस फिगर 5 पे ना बच्चे एक छोटा स्क्वायर है जिसका साइड क्या है बच्चे, ईच साइड क्या है 1 सेंटीमीटर का है, और एक ये बड़ा स्क्वायर है, इसका हर एक साइड क्या है बच्चे, ईच साइड 3 सेंटीमीटर का है। तो बोला जा रहा है कि क्या ये दोनों फिगर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी एंड स्क्वायर पी क्यू आर एस, क्या ये दोनों सिमिलर है। तो बोलोगे यस, ये दोनों स्क्वायर क्या है बच्चे, सिमिलर है। तो अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर क्यों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है ये बताइए। तो बच्चे सिमिलर इस तरीके से है ना, क्योंकि क्या है बच्चे, देखिए ये साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसको क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं, क्या किए इसको इंक्रीज किए हैं, मतलब कि स्केल फैक्टर हम लोग क्या कर दिए हैं, 1 से 3 कर दिए, मतलब कि 3 टाइम्स कर दिए हैं। मतलब कि अगर हम लोगों ने स्केल फैक्टर 3 लिया है ना तो इसका हर एक साइड क्या बन गया बच्चे, 3 बन गया है। तो ये क्या है, फिक्स रेशियो में क्या हुआ है बच्चे, ये इंक्रीज हुआ है। या हम लोग इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर पी क्यू आर एस हम लोगों का ओरिजिनल फिगर था तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया बच्चे, रिड्यूस कर दिया ए बी सी डी में। तो क्या अब ये सिमिलर है, तो हाँ अभी भी ये सिमिलर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किया बच्चे, फिक्स रेशियो में डिक्रीज किया है। तो फिक्स रेशियो में जब हम लोग इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो उस टाइम जो फिगर ऑब्टेन होता है ना, जो न्यू फिगर ऑब्टेन होता है ना, वो क्या होता है, ओरिजिनल फिगर का क्या होता है बच्चे, सिमिलर फिगर होता है। समझ में आया आप लोगों को। तो बच्चे बस यहीं पर हम लोग को बोलना था कि ये फिगर 5 क्या है बच्चे, हमारा सिमिलर फिगर है। अब क्वेश्चन आता है ये फिगर 6 को देखते हैं। फिगर 6 को देखते हैं, जहां पर बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या है बच्चे, 1 सेंटीमीटर है। फिर एक और सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या है बच्चे, 3 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों सर्कल सिमिलर है, तो बोलोगे यस सर, दोनों सर्कल सिमिलर है। क्यों, क्योंकि बच्चे देखिए इसका यहाँ से भी यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी यहाँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बड़े वाले सर्कल के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो ये क्या है बच्चे, फिक्स रेशियो में क्या हुआ बच्चे, ये इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए ये भी फिगर क्या है बच्चे आपका, ये सर्कल भी क्या है बच्चे आपका, सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो जो ओरिजिनल फिगर होता है ना वो न्यू फिगर क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है थिंक एंड डिस्कस में, आर ऑल स्क्वायर सिमिलर, क्या सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। तो हाँ, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, क्योंकि बच्चे सभी स्क्वायर का ना ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल सर्कल्स सिमिलर, क्या सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं। तो बोलोगे यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सिमिलर होते हैं, क्योंकि बच्चे सभी का रेडियस क्या होता है बच्चे, ईच एंड एवरी, मतलब कि सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक का बच्चे डिस्टेंस क्या होता है, सभी में क्या होता है, सेम टू सेम होता है। अगर इसका 1 है तो इस पॉइंट से किसी पॉइंट से भी देख लो तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चे, 1 ही होगा। अगर ये है ना तो इसका ईच पॉइंट से देख लो, इसका रेडियस क्या होगा बच्चे, 3 होगा। तो सिमिलर है, मतलब कि सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल भी सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सिमिलैरिटी इन अदर शेप। तो इसमें हम लोग क्या करना है बच्चे, इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला ये सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन का। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको मैं ना अच्छे से समझाऊंगा, आपके बीपीटी थ्योरम में समझाऊंगा अच्छे से। और जो समझिए यहाँ पर जो समझा रहा हूँ, बोला जा रहा है ना कि फॉर सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब होता है ऐसा फिगर जिसके क्या होते हैं, बहुत सारे साइड्स होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, पेंटागॉन इज अ पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ना। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चे, पॉलीगॉन होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फॉर सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में सिमिलैरिटी होने के लिए डेट ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए बच्चे, इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ईच एंड एवरी एंगल क्या होने चाहिए बच्चे, इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं ना कि ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, भले ही अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे एंगल इक्वल हो, मतलब कि ये
इसके करस्पॉन्डिंग का ये एंगल, 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 ये एंगल आपस में इक्वल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही है बोलने का मतलब कि फॉर सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन दैट ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन क्या है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पर समझाऊंगा मैं कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है। तो समझाता हूँ इस लाइन का मतलब यहाँ नीचे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, सिमिलैरिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे कोई देखो ये एक फिगर है, ये हमारा क्या है बच्चे, ओरिजिनल फिगर है। इस ओरिजिनल फिगर से क्या है बच्चे, आपके दो रेक्टेंगल, देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। अपोजिट देखिए ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है ना। और ईच एंगल क्या है बच्चे, 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल को ऐसे करके दो रेक्टेंगल बनाया गया है। तो बताना है कि ये और ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, या फिर ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ये बताना है। तो कैसे पता करते हैं अब सीखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक टेबल 1 गिवन है, समझिएगा, समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। हाँ काफी इतना। तो देखिए पहले क्या है बच्चे, पहले हमारा ना रेक्टेंगल ABC का बात कर रहा है, ABCD का बात कर रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। फिर दूसरा हमारा बात कर रहा है बच्चे PQRS का, उसको यहाँ पर लिख दिए। तो पहले हम लोग को करना क्या है बच्चे, पहले ना हम लोग को ना AB को लेना है, यहाँ का ले लिए AB, यहाँ का ले लिए PQ। AB और PQ में क्या क्या रिलेशन बनाया है, तो AB आपका 1 है, PQ आपका 2 है, तो इसका निकाला है ये रेशियो। तो AB बाई PQ निकालेगा या PQ बाई AB निकालेगा, कोई भी आप निकाल सकते हो। तुम यहाँ पर AB बाई PQ भी निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो AB बाई PQ निकाला तो 1/2 आ गया। अब आगे BC लिया है 2 है, फिर आपका QR लिया है वो 4 है। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर QR बाई QC लिया है। आप यहाँ पर BC बाई QR भी ले सकते हो। BC कितना है, 2 है, QR कितना है, 4 है। सॉल्व करोगे तो 1/2 आ रहा है। देखो पहले में 1/2, दूसरे में भी 1/2, यहाँ पर 2/1, क्योंकि ये ना PQ करके लिया है। आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, और आप ऐसे भी ले सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, आपको कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इतना हो गया। तो AB PQ से हो गया, BC QR से हो गया। अब बात करते हैं CD का, यहाँ पर देखिएगा, अब बात करते हैं CD का। तो CD कितना है बच्चे, CD है आपका 1, और यहाँ पर बात करेंगे RS का या SR का, RS का या फिर SR का। SR कितना है बच्चे, 2 है। तो अगर ये लेता ना, ये लेता ना, तो ये कैसे लेता, ये लेता SR बाई CD लेता, तो 2/1 लेता, जिसका 2/1 आता। लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर उल्टा ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं CD बाई SR ले रहे हैं। तो हमारा कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर हमारा आ गया 1/2। अब ये क्या लेगा, अभी लेगा DA बाई PS लेगा, तो हम लोग भी ले लेते हैं। DA कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि DA कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर PS कितना है बच्चे, PS आपका 4 है। जब ये लेता तो ये क्या करता, ये लेता यहाँ पर PS बाई DA, तो ये लेता आपका यहाँ पर 4/2 होता, तो ये आता 2/1 आता। और जब हम लोग लेते तो ये आता DA बाई PS, ये आता 1/2 आता। क्या आता 1/2 आता। तो इसमें बोलने का मतलब क्या, समझाने का मतलब क्या, समझाने का मतलब ये है ना बच्चे, देखिए बच्चे इसके क्या है बच्चे, हर एक केस में, ईच एंड एवरी केस में क्या आ रहा है बच्चे, रेशियो फिक्स आ रहा है। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2। तो इसे पता ही चल रहा है ना कि ये दोनों रेक्टेंगल क्या है बच्चे, ये दोनों रेक्टेंगल क्या है बच्चे, ये दोनों रेक्टेंगल आपके सिमिलर है। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 1/2, लेकिन सर यहाँ पर 2/1 है। हाँ बच्चे, आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, और आप ऐसा भी ले सकते हो। देखिए ईच एंड एवरी केस में, चाहे आप ऐसा लीजिए चाहे आप ऐसा लीजिए, रेशियो सेम टू सेम आएगा। अगर यहाँ पर 2/1 आया है तो यहाँ भी 2/1, यहाँ भी 2/1, यहाँ भी 2/1। तो ईच एंड एवरी केस में क्या आया है बच्चे, सेम टू सेम आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी केस में क्या है बच्चे, रेशियो सेम आया। तो बोला जा रहा है ना, द रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS एंड ABCD क्या है, इक्वल है। और इसमें क्या है बच्चे, इसका आया है स्केल फैक्टर 2 आया है, क्योंकि इसने ऐसे करके लिया है, 2/1 करके लिया है। हमारा कितना आएगा बच्चे, स्केल फैक्टर 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब है 0.5 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी क्या आता है बच्चे, रेशियो सेम टू सेम आता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों रेक्टेंगल क्या होंगे बच्चे, सिमिलर होंगे। और जब भी रेक्टेंगल सिमिलर होता है तो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, इस साइन से शो करते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी सिंबल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल ABCD जो है ना बच्चे, वो क्या है, सिमिलर है रेक्टेंगल PQRS के। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब है टेबल 2। टेबल 2 अब इसके लिए है, टेबल 2 अब इसके लिए है कि पहले हम लोग इन दोनों को तो चेक कर लिए कि दोनों सिमिलर है कि नहीं है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वैसे ही टेबल बनाया गया है। यहाँ पर AB 1 है, LM 1.5 है,
ए बी 1 है, एल एम 1.5 है। तो जब ए बी 1 है, एल एम 1.5 है, तो इन दोनों का रेशियो जब ये निकाला है तो यहाँ पर आया है 1.5/1 आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इतना आ गया। फिर अब बी सी को ले रहा है, बी सी 2 है तो एम एन कितना है 3.5 है। जब बी सी 2 है तो एम एन कितना है 3.5 है। तो जब इन दोनों का रेशियो निकाल रहा है ना तो कितना आ रहा है बच्चे 1.75/1 आ रहा है। देखिए यहाँ आ रहा था 1.5/1, यहाँ आ रहा था बच्चे 1.75/1, तो दोनों रेशियो क्या आ गया बच्चे अलग अलग आ गया। और जब दोनों रेशियो क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो रेशियो आ रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, पहले में तो आ रहा है 1.5/1 और दूसरे में क्या आ रहा है 1.75 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों का क्या है बच्चे रेशियो सेम टू सेम नहीं है। और जब सेम टू सेम नहीं है तो ये जो दोनों रेक्टेंगल है ना बच्चे वो भी क्या है सिमिलर नहीं है। देखिए ये दोनों रेक्टेंगल क्या है बच्चे सिमिलर नहीं है। हम बोलेंगे ना कि ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर है क्योंकि इनके बच्चे क्या आ रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चे सेम प्रपोर्शन में है। यही है बोलने का मतलब, सेम प्रपोर्शन में है बोलने का मतलब कि पी क्यू बाई ए बी, क्यू आर बाई बी सी, आर एस बाई सी डी, एस पी बाई ए डी ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो ऐसा करके ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, सी डी बाई आर एस, ए डी बाई एस पी 1/2, जैसा कि हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर 1/2 करके बनाया था। समझ में आ गया ना। तो यही है बच्चे कि ये दोनों रेक्टेंगल क्या है सिमिलर है, ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना बच्चे वो सेम प्रपोर्शन में है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चे सेम प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट ये है ना, बस कॉन्सेप्ट ये नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी बेस्ड पे क्या है बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है ना कि द एडजेसेंट फिगर, जो फिगर है ना डेपिक्ट्स 2 ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट को दिखाया गया है। इफ बोथ ब्लैंकेट आर सिमिलर, ये बोल रहा है ना कि दोनों ब्लैंकेट सिमिलर है मतलब कि अगर इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कर दे ए बी सी डी, इसको लिखते हैं पी क्यू आर एस, अगर ये दोनों सिमिलर है ना तो व्हाट इज द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको यहीं पर मैं निकाल के बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना किसी को भी ले लो, तुम यहाँ पर सी डी बाई आर एस भी ले सकते हो या फिर आर एस बाई सी डी भी ले सकते हो। तो बोलोगे सर हम लोग ए बी बाई पी क्यू नहीं ले सकते क्या बच्चे, नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इसका वैल्यू क्या है। तो बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल है, हाँ बच्चे रेक्टेंगल है तो ये भी 3 फीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे जो गिवन है उसी को लेते हैं ना, कि क्यों इसको पहले फाइंड करें फिर इसको लिखे। तो ऐसा एक काम करते हैं, सिंपल सा लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि स्केल फैक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं कि सी डी बाई आर एस, सी डी बाई आर एस, ये क्या होगा सी डी है आपका 3 फीट और ये क्या है बच्चे आपका 6 फीट है। तो इसको सॉल्व करने पर स्केल फैक्टर कितना आएगा बच्चे 1/2 आएगा। अब ये छोटे से बड़ा बना है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम लोग ना बड़े को न्यू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करते हैं। आप लोग को मैंने पढ़ाया था, मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना यहाँ पर कि जब भी हम लोग स्केल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे न्यू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेते हैं। तो एक काम करिएगा आप इसको ना उल्टा करके लिखिएगा, आप इसको उल्टा लिखिएगा। मैंने गलती नहीं किया, मतलब सही ही किया है, आप ऐसा भी ले सकते हो। लेकिन जब सही से सॉल्व करने की बारी आए ना तो ऐसा करिएगा, आप यहाँ पर आर एस बाय सी डी लिखिएगा। आर एस कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 6/3 कितना होगा 2 होगा। तो स्केल फैक्टर पर कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये है आपका यहाँ सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, हाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हम लोग को क्या करना बच्चे, देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स निकालेंगे स्केल फैक्टर की हेल्प से। तो आप बोलोगे ना कि जो स्केल फैक्टर है ना वो क्या होगा, वो होगा न्यू लेंथ क्या है एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है बच्चे 2 है। तो स्केल फैक्टर क्या था बच्चे आपका 2 आया था और यहाँ पर ये है x/2, 2a डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये सारा फिट में है तो ये सारा आपका फिट में होगा, तो 4 फीट आपका x का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कि पेरीमीटर और एरिया का क्या करना बच्चा आपको रेशियो बताना है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए हमको क्या करना है बच्चे, पेरीमीटर और एरिया का क्या करना बच्चे रेशियो निकालना है। तो बच्चे बहुत ही आसान है, तो किसी भी एक का निकाल लो, या तो छोटे वाले का निकाल लो तो बड़े वाले का निकाल लो। एक काम तो छोटे वाले का निकालते हैं। तो पेरीमीटर इज टू एरिया का आपको क्या करना है रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, या फिर आप बोल सकते हो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इज टू एरिया क्या होता है बच्चे, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, बोलेंगे कि 2 को 2 लिख दिए, लेंथ है आपका 3, ब्रेथ है आपका 2, तो 2 + 3 5 लिख ही दो ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। फिर इज टू 2 × 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 + 3 5, 5 2 = 10, 10 इज टू यहाँ पर है 2 × 3।
इसको सॉल्व करेंगे ना, हाँ सॉल्व करेंगे ना, तो 2 1 जा 2 से 5 जा, तो 5:3 आपका क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो बस इतना ही क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसको क्या करता हूँ बच्चे, इसको पहले मैं ना समझा देता हूँ कि थ्योरम बोल क्या रहा है, देन उसके बाद क्या करता हूँ, इसको मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, समझाता हूँ इसका मैं थ्योरम बोल क्या रहा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, समझिएगा इसको। तो देखिए बच्चे, हमारा सबसे पहला थ्योरम जो है चैप्टर 11 का सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है, और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इस थ्योरम का नाम क्या है बच्चे, इस थ्योरम का नाम है बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग शॉर्टकट में बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलता क्या है, ये बोलता ये है ना कि देखिए आप लोग को मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, कॉपी में समझाते जा रहा हूँ कि क्या बोलता है। पहले मैं थ्योरम समझा रहा हूँ, थ्योरम का बोलने का मतलब क्या है। थ्योरम का बोलने का मतलब ये है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, विच इज पैरेलल टू, जो कि क्या है, पैरेलल है, टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल है, हमारा यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, ट्राइंगल नाम दे दिए ABC। तो बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो क्या है, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। बोलने का मतलब ये है ना कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ तक का ना, इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक ये बता दिया मैं, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो जो अदर टू साइड है, देखिए इस साइड को तो पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो बच कौन सा गया, ये साइड बच गया और ये साइड बच गया। ये क्या करता है, अदर टू साइड को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है बच्चे, इंटरसेक्ट करता है। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो क्या है, D, इसका नाम दे दो E। तो ये क्या करता है, इस साइड को, ये जो लाइन है ना, इस साइड को पॉइंट D पर, इस साइड को पॉइंट D पर, और इस साइड को पॉइंट E पर क्या करता है बच्चे, ये इंटरसेक्ट करता है। देन दिस लाइन, तब क्या करता है, ये जो लाइन है ना, तब ये जो लाइन है ना, ये क्या करता है, डिवाइड करता है दिस टू लाइन इन द सेम रेशियो। मतलब कि यहाँ पर ये लाइन नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, साइड्स होगा, दिस टू साइड्स। तब क्या करता है, ये जो लाइन है ना, ये दो गिवन साइड को ना सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करता है, बोलने का मतलब ये है ना कि बोला जा रहा है पहले कि अगर इफ DE जो है ना बच्चे, वो अगर BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है ना, तब 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 बोला जा रहा है ना कि ये जो लाइन है ना, इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को क्या करता है बच्चे, सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये है बोलने का मतलब, ये है आपको बोलने का मतलब, और यही क्या करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चे, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को थेल्स थ्योरम। अब हम लोग को ना थेल्स थ्योरम सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, ये देखिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको बीपीटी थ्योरम को सॉल्व करने में पता होना चाहिए। तो बीपीटी थ्योरम के लिए आप लोग को पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बोलो सर ये तो हमको पता है, हाँ बच्चे पता है, तो लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ना कि देखिए जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा रहता है, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा रहता है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया अगर इसका मैं नाम दे दूँ ABC, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/2, बेस है आपका BC, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे आपका AB है। और अब ऐसा समझिए, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, कोई ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ पर ये है A, यहाँ पर ये है B, यहाँ पर है C, और ये ऐसे करके ये है आपका, ऐसे करके AD एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट। तो अब आप बोलोगे ना कि इस केस में इसका एरिया क्या होगा, तो इस केस में एरिया होगा 1/2 बेस क्या है BC, और हाइट क्या है बच्चे AD। तो आप लोग को यही याद रखना है, ये वाला चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये कि इस ट्रायंगल को मतलब कि बीपीटी सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि अगर आप लोग को बीपीटी सॉल्व करना है ना, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्या सीखना है आप लोग को, सेकंड सीखना है ना कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, तो इसका कैसे निकालेंगे एरिया। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करके हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उसका नाम देते हैं D। इस केस के लिए एरिया क्या होता है, इस केस के लिए एरिया होता है 1/2 बेस क्या है BC है,
मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे AD है। फिर से 1/2 बेस क्या है BC है, बेस क्या है BC है आपका, बेस क्या है BC है और हाइट क्या है AD है। बच्चे क्या करते हैं बेस को लेते हैं CD लेते हैं, नहीं बच्चे बेस CD नहीं है, बेस आपका बच्चे क्या है BC है। तो ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ऐसे ही करके ना आपको ना ऐसे करके बना हुआ मिलेगा आपको ना, इस फिगर में ना आपको ना ऐसा करके बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर रहेगा आपका ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, इसको बोल दो कि ये B है, ये E है, ये D है। तो यहाँ पर बच्चे ये ना 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है 90 डिग्री नहीं है। तो आप जब इसको ऐसे करके पीछे की ओर बढ़ाओगे ना, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो तब ये जाकर के क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका नाम दे देते हैं अपना, हम लोग दे देते हैं F। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस क्या है BD मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे FE है या फिर EF है। समझ में आ गया ना। तो आप लोग को ये याद रखना है कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। और जब भी 90 डिग्री ना दिया हो ना, तो पहले हम लोग उसको बनाते हैं परपेंडिकुलर, अपने मन से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद इसका लिखते हैं एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको ये याद रखना है। और थर्ड का याद रखना है, थर्ड आपको ये याद रखना है ना कि यहाँ पर समझिएगा, थर्ड आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या होते हैं बताता हूँ, ये देखिए इससे बताता हूँ ना। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना सपोज करिए ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये क्या है बच्चे, ये भी क्या है एक पैरेलल लाइन है। तो ये दो लाइन क्या है बच्चे पैरेलल है। तो यहाँ से क्या है बच्चे ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे करके इसको क्या कर दो ज्वाइन कर दो। देखिए जब भी क्या होते हैं बच्चे दो पैरेलल लाइन होते हैं और इन दो पैरेलल लाइन से क्या करता हूँ बच्चे मैं बनाता हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ एक ट्रायंगल। ये बन गया आपका एक ट्रायंगल, ये क्या बन गया आपका बच्चे, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। और दूसरा क्या हो गया, हाँ दिख रहा है ना। और दूसरा क्या हो गया बच्चे, एक बना दिया मैं ये ट्रायंगल, यही सेम बेस लेकर के एक बना दिया मैं ये ट्रायंगल, ये बना दिया मैं एक ट्रायंगल। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम दे दिया मैं यहाँ पर A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दो बच्चे D। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना याद रखिए, आप ऐसा बोलोगे ना कि ना इफ़, ऐसा करके बोलो कि ना इफ़ BC जो है ना वो क्या है, अगर पैरेलल है AD के, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के क्या होता है वो इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो इस थ्योरम का नाम क्या है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना ट्रायंगल विच आर ऑन द सेम बेस। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रायंगल विच आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एक काम करता हूँ इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो समझ में आएगा आप लोगों के लिए इजिली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो आप लोग को सीखना क्या क्या है बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे ना कि बीपीटी थ्योरम के लिए सबसे पहले आप लोग को ये सीखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। दूसरा फिर से यहाँ पर वही है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी है, लेकिन जब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है ना तो इसको ऐसा बनाते हैं, तो तब यहाँ पर लिखते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट EF हो जाएगा। और थर्ड आप लोग को यहाँ पर ये जानना है ना कि जब क्या होता है सेम बेस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है बच्चे इक्वल होता है। बस शर्त ये है ना कि दोनों लाइन का बच्चे पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया है। एक काम करता हूँ ना, इस बीपीटी थ्योरम को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। बच्चे थ्योरम नंबर फर्स्ट को हम लोग ना बीपीटी थ्योरम बोलते हैं या फिर हम लोग थियरम थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी का पूरा नाम क्या होता है, बीपीटी का पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक काम करते हैं इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है एक ट्रायंगल है, हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाना कंपलसरी है क्या, तो हाँ बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पर विदाउट ट्रायंगल बनाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे आप एक ट्रायंगल, ठीक है ना, स्केल की हेल्प से बनाइएगा। स्केल कैसे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। बोला जा रहा है ना कि अगर आपको करना क्या है, आपको ड्रॉ करना है एक लाइन जो कि क्या है पैरेलल है एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल के। तो यहाँ पर नाम दे दो कि ये क्या है, ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। इसके पैरेलल में क्या कर रहे हो बच्चे, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। इस साइड के पैरेलल में क्या किया है बच्चे, आपने एक लाइन ड्रॉ किया है। इसके पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रॉ किया D एंड E। तो अब आप बोल सकते हो कि DE क्या है बच्चे, BC के पैरेलल है। तो आपने लाइन ड्रॉ किया ना, तो क्या करता है इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पे।
इस साइड को ये इंटरसेक्ट किया है पॉइंट डी पर, और इसको किया है बच्चे ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट। अब आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है ना कि देन दिस लाइन, ये लाइन क्या करता है, डिवाइड करता है अदर टू साइड को इन द सेम रेशियो में। तो बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो याद रखिए, प्रूफ करने के लिए ना पहले आप लोग गिवन लिखते हो। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर गिवन, कि गिवन क्या है। तो गिवन में हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन में ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, और ट्राइंगल ए बी सी इन विच इन विच ये डी ई जो है ना बच्चे वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। डी जो है ना बच्चे वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। और आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो ना कि ना पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप इतना सिंपल सा बोले तो भी सही है। तो पहला पॉइंट हो गया गिवन। गिवन के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को करना है ना बच्चे, प्रूफ करना है ना कि देखिए देन दिस लाइन, ये लाइन जो है ना क्या करता है, डिवाइड करता है दिस टू साइड को, इस टू साइड को इन द सेम रेशियो में। सेम रेशियो में बोलने का मतलब है कि ये ए डी बाय डी बी ये इक्वल होगा बच्चे ए ई बाय ई सी के, क्या होगा, ये इक्वल होगा। आपको यही क्या करना है बच्चे, आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसके बाद हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिए कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। हम लोग बी और ई को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, बी और ई को कर लिया है ज्वाइन, बी और ई को हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। और सेम तरीके से हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, सी और डी को भी क्या किया है, हम लोगों ने ज्वाइन किया है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, डी पॉइंट डी से ए ई के ऊपर, या बोल लो ए सी के ऊपर, पॉइंट डी से ए ई के ऊपर, या बोल लो ई सी के ऊपर, ए ई के ऊपर बोल लो, या ई सी के ऊपर बोल लो, या पूरा का पूरा ए सी के ऊपर बोल लो। हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ नाम दे दो। और पॉइंट ई से क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ई से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ई से हम लोग ए डी बोल लो, या डी बी बोल लो, या फिर पूरा का पूरा ए बी बोल लो। इस पर भी क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे देंगे, जी नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों ने बोला, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी एंड सी डी। ऑल्सो ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ए ई के ऊपर बोल लो या फिर ए सी के ऊपर बोल लो, ए सी एंड जी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किसके ऊपर, ए बी के ऊपर बोल लो। ए बी के ऊपर भी बोल सकते हो या फिर ए डी के ऊपर भी आप बोल सकते हो। तो इतना हमारा हो गया बच्चे कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग करते हैं प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं ना, तो ना डिफरेंट कलर के पेन से बताऊंगा ताकि आप लोग ना डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कब बता रहा हूँ किसके बारे में। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, सॉरी ए डी ई का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ए डी का एरिया, ताकि आप लोग को समझ में आए। ए डी ई का एरिया निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि ना इस ट्राइंगल ए डी का एरिया क्या होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो बोलोगे ना सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या होगा, तो कुछ आप यहाँ पर दिया हुआ है इसके जैसा ही बनेगा ना। तो ये क्या होगा बच्चे, इसके इसमें होता है 1/2 बेस, ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस क्या है, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, ये परपेंडिकुलर जिसपे आकर के रहता है ना उसको बेस बोलते हैं। तो इस केस में बेस ये वाला होगा, इस केस में बेस क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आकर के रह रहा है। तो समझाता हूँ, समझ में आएगा। तो ना इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, तो आप बोलोगे कि 1/2 बेस क्या है बच्चे, बेस आपका एडी है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये क्या है, जीई है, क्या है, जीई है। तो इसको बोल दोगे कि आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल का एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया का। देखिए एक बार ना इस ट्राइंगल को लेंगे, फिर छोटे ट्राइंगल को लेंगे, इसको लेंगे। तो अब इसका एरिया का बात करते हैं। इसका एरिया कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे करके है ये। तो यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर ये ई है, विजुअल है ना। हाँ, तो अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके आप, ये ऐसे करके हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये क्या है, जी है। तो अब हम लोग इसका एरिया निकालते। तो अब हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी
ई। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप लोग ऐसे निकालोगे, इसके से निकालोगे, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस। बेस क्या है बच्चे आपका बी डी है, और हाइट क्या है बच्चे, हाइट आपका जीई है, क्या है जीई है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जैसा इसमें बताया था ना वैसा इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने बता दिया। तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब बोलेंगे कि हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन 2 से। थोड़ा सा ना हौच पौच बना रहा हूँ, मतलब कि साफ साफ ही बना रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं साफ ही बना रहा हूँ। देखिए बस ये बोलने का मतलब है कि ना इसको मुझे एक पेज में दिखाना है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए एलएचएस वाला एलएचएस से डिवाइड होगा और आरएचएस वाला आरएचएस से डिवाइड होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि एलएचएस में क्या है, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखाया हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पर लिखाया हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो दिख रहा होगा ना कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन कौन सिमिलर है, 1/2 से 1/2, जीई से जीई। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया AD/BD आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, जिसको बोल दो क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, अब फिर से ऐसे ही निकालते हैं, फिर से ऐसे ही निकालेंगे। तो अब मैं बोलूंगा ना यहाँ पर ऐसे समझिएगा। हाँ बस काफ़ी इतना। अब मैं बात करता हूँ इसका, अब मैं बात करता हूँ फिर से इसी ट्राइंगल का। अब मैं बात कर रहा हूँ फिर से यही ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल ऐसे करके फिर से वही ट्राइंगल है, लेकिन इस बार क्या है, ADE ही है, लेकिन इस बार हम लोग इसका ऐसे देख करके निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एफ है ना, पी नहीं है, ये एफ है। तो मैं अब इसका एरिया निकाल रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना कि ऑल्सो बोल लो, ऑल्सो करके बोल सकते हो, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये क्या होगा, ये होगा 1/2 बेस। देखिए जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना वो क्या होता है, बेस होता है। तो 1/2 बेस, बेस क्या है आपका AE मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्ची, इस बार DF है, क्या है हाइट DF है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3 रखो गया था, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब बारी आती है किस वाले ट्राइंगल की। देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, इस ट्राइंगल को लिया और इस ट्राइंगल को लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब फिर से इस ट्राइंगल को ले रहे हैं और अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए मैं बोलूंगा कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऐसे हो गया, दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ये D है, यहाँ पर ये C है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है, तो इसको मैं 90 डिग्री बनाऊंगा इसको ऐसे करके। तो ये बन गया 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री में यहाँ पर F लिखाया हुआ है, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, CED का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या है बच्चे, CE है, हाइट क्या है बच्चे, हाइट आपका DF है, क्या है हाइट आपका DF है। ये हो गया बच्चे आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, 5 हो गया। हम लोगों ने 1 2 निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। वैसे ही हम लोगों ने अब क्या किया है, 4 5 निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 कैसे, मतलब कि 6 कैसे लेके आएंगे, दोनों को डिवाइड करके। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इक्वेशन 4 को मैं डिवाइड करवाऊंगा इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है ना। तो आप समझिएगा यहाँ पर समझिए बच्चे, देखिए आसान से बता रहा हूँ ना, आसानी से बता ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, एरिया क्या है, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, LHS से डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, यहाँ पर ये है 1/2 बेस क्या है, बेस है AE, हाइट क्या है DF, और इस केस में 1/2 बेस क्या है CE और हाइट क्या है DF है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ये आ गया AE/CE आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बनाया है। अब क्या करते हैं बच्चे, अब क्या करते हैं, अब देखिए अब मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना, पहला कॉन्सेप्ट सर आपने ये बताया था, दूसरा आपने ये बताया था, थर्ड आपने ये बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि सर ये देखिए ये क्या है सर, ये ना ये और ये पैरेलल है, और इससे सर ये दो ट्राइंगल बन रहा है। क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है, ये और ये पैरेलल है। पहला ट्राइंगल ये बन रहा है, पहला ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ऐसे करके
ऐसे करके आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे करके समझिएगा कि ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा हूँ ना, जो यहाँ पर लिखा हूँ सेम टू सेम उसको यहाँ पर पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है बच्चे, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना जो भी ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं ना, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो जब एरिया इक्वल इक्वल होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के सी ई डी के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के इक्वल इक्वल होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं। बुक में कुछ अलग से बनाया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको, बुक में क्या किया है, बुक में ना ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बुक में क्या किया है, बुक में डायरेक्ट इसको इक्वल लिखा है, उसके बाद इक्वेशन 1, 2 और 3 से बोल दिया है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। लेकिन कैसे होंगे वो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम में आप शॉर्टकट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप शॉर्टकट मार सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप ऐसे करके बोलोगे कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 इसको बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, इक्वेशन 7 से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, या फिर आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। तो आप बोलोगे ना कि इसको बोल दिए, तो आप बोलोगे कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करवाते हैं इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन नंबर 6 से क्या करवाते हैं, इसको हम लोग अब डिवाइड करवाते हैं। तो LHS होगा LHS से डिवाइड ना, याद रखिएगा। LHS क्या है, ये है पूरा। तो इसको मैं कुछ अलग पेन से बना दूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे करके बना देता हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि LHS क्या है, यहाँ पर LHS है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ किससे, इक्वेशन नंबर 6 से। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये है हाँ दिख जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 6 ऐसा है, इक्वेशन नंबर 6 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये हो गया LHS। RHS क्या है, RHS है AD बाई BD अपॉन इसका है ऐसे करके अपॉन AE बाई CE है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, ऐसे मैं बोलूँगा ना, ये देखिए पेंसिल से बता रहा हूँ कि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये और एरिया ट्राइंगल AD दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बच्चे जब भी कोई नंबर डिवाइड रहता है ना बच्चे, तो ये नंबर चल जाएगा ऊपर, तो ये नीचे ही रहेगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया ना तो एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए इसके बाद का ना यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि ये देखिए समझिएगा, यहाँ पर है ये है एरिया को मैं शॉर्टकट में AR लिख रहा हूँ ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन इसको मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहता है तो ये चला जाता है ऊपर, तो ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा CED अपॉन ये नीचे ही रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो अपन लिख देंगे कि ये AD बाई BD है। जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहेगा चल जाएगा ये ऊपर, ये चले गया ऊपर और ये आ गया हमारा नीचे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कट जाएगा। और अभी मैं बताया हूँ ना कि BDE किसके इक्वल है, CED के, तो ये BDE CED से कट जाएगा, कट रहा है मतलब कि आपका, आप ऐसा बोल सकते हो कट रहा है ना, तो आपका ये कट रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, तो आपका ये 1 आएगा और यहाँ पर ये AD मल्टीप्लाई CE, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा AD बाई इसको बोल दोगे BD और ये CE मल्टीप्लाई AE। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर, अब लास्ट ही बच गया है, बस लास्ट ही है, तो मैं बोलूँगा ना कि एक काम करते हैं, ये देखो ये क्या है बच्चे, ये तो हमारा इधर है, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा बच्चे,
तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में है, ये इधर आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया AD बाय BD। तो देखो बच्चे, यही क्या करना था आपको, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, यही AD बाय BD। यहाँ देखो AD बाय BD, AD बाय BD। तो बोलो सर ये तो DB है बच्चे, DB बोलो या BD बोलो, सेम टू सेम है। तो AD बाय DB जो है ना बच्चे, वो क्या है, इक्वल है AE बाई CE के, AE बाई CE के क्या है, इक्वल है। और इस तरीके से क्या कर दिया है आपने, इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका, ये दोनों इक्वल इक्वल आ गया, और यही क्या हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर HENCE, हैंस प्रूव्ड हो गया। और ये क्या हो गया आपका, बीपीटी थ्योरम बन करके रेडी हो गया। तो बच्चे बीपीटी थ्योरम क्या है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, जो आप लोग को याद रखना है कि आप लोगों से एग्जाम में अगर आए तो आप लोग उसको बना सको। तो ये क्या है बच्चे, आपका बीपीटी थ्योरम हो गया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा बीपीटी थ्योरम। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है बीपीटी थ्योरम, वो मैंने आप लोग को बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर जो सेकंड है ना बच्चे, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ना CBSE बोर्ड जो होता है ना, जो भी NCERT बोर्ड फॉलो करता है, NCERT में जो चलता है CBSE, वहाँ पर बच्चे क्या है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप लोग तो CG बोर्ड वाले हो, तो आप लोग को इसको पढ़ना नहीं है, तो इसको आप लोग मत पढ़िएगा। लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है CBSE वालों के लिए, CBSE वालों के लिए, CG वालों के लिए नहीं, CBSE वाले के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना अपने एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है ना कि अच्छा एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, देन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है ना, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 52 मीटर। मतलब कि एक सर्कुलर फील्ड है, मतलब कि एक सर्कुलर खेत है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, 52 मीटर का है। ड्रॉ द मैप ऑफ दिस फील्ड ऑन पेपर। हम लोग को क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है मैप इस फील्ड का, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। इन विच द स्केल इज, मतलब कुछ ऐसा ड्रॉ करना है ना कि हम लोग को स्केल फैक्टर यूज करना है 13 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर। मतलब कि 13 मीटर का जो फील्ड है ना, उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर का लेकर के हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे पेपर के ऊपर मैप। फिर आगे, व्हाट इज द रेडियस, बताओ रेडियस क्या होगा फील्ड का ऑन द मैप ऑन पेपर। मतलब कि जो पेपर पर आप मैप बनाओगे ना, उसका रेडियस क्या होगा वो बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, द रेडियस। तो हम लोग बोलेंगे गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। तो सर्कुलर फील्ड का रेडियस कितना है बच्चे, तो ये है आपका 52 मीटर। फिर आगे बोला जा रहा है कि स्केल ये है, तो आप बोल सकते हो कि स्केल क्या है बच्चे, स्केल क्या है, 13 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्केल के बोलने का मतलब क्या है, आप लोग के लिए लिख देता हूं ना कि स्केल 13 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि डेट मीन्स ये है ना कि जो 13 मीटर रियल में है ना, मतलब कि जो एक्चुअली में है ना, वो क्या है, मैप पे ना वो रियल में नहीं है, वो बस आपको एक व्यू दे रहा है। तो डेट मीन्स 13 मीटर इन रियल, वो क्या है, एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर ऑन मैप पे है। तो 13 मीटर जो रियल में है ना, वो क्या है, मैप पे आपका 1 सेंटीमीटर के क्या है, वो इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि सो रेडियस ऑन मैप। तो रेडियस क्या होगा बच्चे, तो 52 को आप क्या करोगे, 13 से डिवाइड करवा दोगे। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चे, आपका 4 सेंटीमीटर आपका प्यारा सा आंसर आएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि बच्चे मैप पे क्या है बच्चे, सेंटीमीटर में बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। चलिए हम लोग को क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को इसका नोट करके समझना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नोट डाउन है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, देन उसके बाद क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है ना, द मेजर ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एनी रेक्टेंगल आर दिस वन एंड दिस वन। मतलब कि कोई एक रेक्टेंगल है, हाँ यहाँ पर बन जाएगा ना, कोई एक रेक्टेंगल है, उसका क्या है बच्चे, ऐसे करके आपको दिया जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड मतलब होता है कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसके करस्पॉन्डेंस का ये साइड क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है। ऐसा बस बोला जा रहा है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बच्चे आसान है, लेकिन आगे पढ़िए। एंड लेंथ ऑफ साइड, आपको कैलकुलेट करना है एरिया और लेंथ ऑफ साइड कैलकुलेट करना है नया रेक्टेंगल का, फॉर्म्ड जो कि बनेगा बाय टेकिंग द न्यू स्केल फैक्टर। आपको नया स्केल फैक्टर लेकर के क्या करना है, आपको इसका एरिया भी निकालना है, आपको इसका लेंथ भी निकालना है। ठीक है ना, तो पहला क्या है, पहला बोल रहा है कि स्केल फैक्टर आप क्या लीजिए, 0.8 लीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन हम लोग बोल सकते हैं कि
LENGTH, लेंथ ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड BREADTH, ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ये कितना है बच्चे आपका, ये है आपका 7.5 सेंटीमीटर है। आगे बोला जा रहा है कि पहली बार में हम लोग को क्या लेना है, पहली बार में हम लोगों को लेना है बच्चे स्केल फैक्टर 0.8। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, स्केल फैक्टर जब 0.8 लेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर जब भी हम लोग क्या करते हैं स्केल फैक्टर लेते हैं 0.8, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग को बोल रहा है कि नया लेंथ बताइए क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ क्या होगा बच्चे, तो जो भी स्केल फैक्टर होता है ना उसको ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 8 जा 40 होगा, 40 मतलब कि 4.0 होगा, 4.0 मतलब कि 4 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, नया लेंथ होगा। और न्यू ब्रेथ लिख लो यहीं पर, न्यू BREADTH। तो न्यू ब्रेथ क्या होगा आपका, तो 0.8 स्केल फैक्टर है, नया क्या है 7 ओरिजिनल ब्रेथ क्या है 7.5 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना कितना आएगा बच्चे, 6.0 सेंटीमीटर आएगा। और जब ऐसा आ गया तो आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ये आपका निकल गया पहला आंसर। एंड एरिया निकालना है, तो बोलोगे एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो नया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, लेंथ है आपका 4, ब्रेथ है आपका 6, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया है केवल आंसर फर्स्ट, अभी आया है ये आंसर फर्स्ट के लिए आया है। सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पेन का यूज करते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं। 1.2 लेना है, इस बार क्या लेना है 1.2 लेना है। तो सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केल फैक्टर SCALE स्केल फैक्टर क्या करता हूँ 1.2 चूज करता हूँ। तो मैं फिर से बोलूंगा कि न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ना सर न्यू लेंथ क्या होगा, जो स्केल फैक्टर है और ओरिजिनल लेंथ क्या है 5 है, तो 12 5 जा 60 होता है। तो यहाँ पर 6.0 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया बच्चे, ये आपका आ गया नया लेंथ। फिर अब निकालोगे न्यू ब्रेथ, न्यू BREADTH, न्यू ब्रेथ क्या होगा, स्केल फैक्टर है 1.2 और ब्रेथ क्या है बच्चे आपका ओरिजिनल 7.5। जब आप क्या करोगे 1.2 का 7.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो क्या आएगा 9.0 सेंटीमीटर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा आपका, तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ क्या है आपका 9 है, 6 9 जा आपका 54 और सेंटीमीटर है सारा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका आ गया आंसर नंबर सेकंड आ गया, ठीक है समझ में आया। अब जो थर्ड है ना वो क्या बोल रहा है कि स्केल फैक्टर आप 1 लीजिए, 1.0 मतलब कि 1 लीजिए। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ इस पेन से, ब्लू पेन से देख लो ना, इसको ब्लू पेन देख लो। तो ये 1.0 लेना है, सेम ऐसे ही बनाना है। अगर समझ में आ गया है तो बना लीजिए। देखिए 1.0 का मतलब 1 होता है, तो कुछ मतलब कि करना नहीं है आप लोग को, सिंपल सा वही हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ देखिए, स्केल फैक्टर इस पर क्या लेना है आपको, ये लेना है आपको 1.0। 1.0 का मतलब 1 ही होता है, 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ क्या होगा, तो स्केल फैक्टर 1.0 है, ओरिजिनल क्या था बच्चे 5 था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.0 सेंटीमीटर ही रहेगा। फिर न्यू ब्रेथ दिख रहा है ना, अरे नहीं हाँ अब सही है, न्यू BREADTH। तो न्यू ब्रेथ क्या है 1.0 आपका स्केल फैक्टर है, पुराना ब्रेथ क्या था 7.5 था, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आएगा 37.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया थर्ड, मतलब सॉरी आंसर आपका ये थर्ड आ गया, ये आपका आंसर थर्ड आ गया। अब आगे एक लास्ट चीज पूछ रहा है, लास्ट क्या पूछ रहा है, लास्ट ये पूछ रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, बोला जा रहा है ना कि इफ द स्केल फैक्टर ऑफ 1 इज टेकन, अगर आप स्केल फैक्टर 1 लिए हो ना या फिर लोगे, अगर 1 लोगे ना, देन विल द न्यू रेक्टेंगल फॉर्म, तो जो नया रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना बी कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल फिगर। तो हाँ बच्चे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि देखो बच्चे पुराना पुराना जो लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ भी सॉरी नया लेंथ भी उतना ही है, पुराना जो ब्रेथ था नया ब्रेथ भी उतना ही है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बोलोगे हाँ। यहाँ पर आप बोल सकते हो, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं पहले मैं ना लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ पर देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि जब दिस इज सेम एज ओरिजिनल फिगर, तो ओरिजिनल फिगर क्या होगा बच्चे, वो सेम टू सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल जो बनेगा ना वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा आपके ओरिजिनल रेक्टेंगल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हमारा बीपीटी थ्योरम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसी पार्ट में क्या मिलेगा आप लोग को, इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।